हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू, कंज्यूमर प्रोटेक्शन में हम 3 टॉपिक पढ़ चुके हैं। सारे सभी के सभी राइट्स, सभी की सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बेटा रिलीफ अवेलेबल हमने सब पढ़ लिए हैं ये तीनों टॉपिक के, है ना। एक एक मुद्दा क्लियर कर लिया है। ठीक है जी, आगे बढ़ा रहे हैं बेटा बात को। बाबू, पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में पढ़ते थे इस चैप्टर में। अब पढ़ते हैं हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के बारे में। बाबू, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के हिसाब से कुछ चेंजेस हो चुके हैं। ठीक है जी, और वो चेंजेस आपको धीरे धीरे पता लग जाएंगे। 1 मिनट पहले सब मेरी तरफ देख रहे हैं। कुछ चीजें याद कराओ मेरे को, मुझे लग रहा है बेटा, क्योंकि काफी दिन हो गए तो भूल भूल भी गए होंगे। कोई दिक्कत नहीं, याद करा देते हैं बेटा। इस पूरे चैप्टर में हमने बात पढ़नी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के बारे में। वो बात अलग है कि चैप्टर को हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन बोलते हैं, पर बेटा सारी की सारी चर्चा इस कानून के तहत ही हो रही है। ठीक है ना जी। बेटा, इस कानून ने 3 बड़े इंपॉर्टेंट काम करे आपके लिए, मैंने बताए थे अगर आपको याद हो। पहला काम था बेटा, आपको बहुत सारे राइट्स और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी, और हमेशा राइट्स से पहले रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी 10 है, राइट्स सिर्फ 6 हैं। ठीक है जी। और क्या किया? 3 टियर मशीनरी बनाकर दी, यानी कि 3 लेवल पे बेटा कंज्यूमर कोर्ट होंगी, हर डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट पे और नेशनल लेवल पर। और ये दूसरी कोर्ट से डिफर होंगी। क्यों? किस सेंस में डिफर होंगी? कि इनकी जजमेंट बड़ी फास्ट है बेटा। ये फास्ट ट्रैक कोर्ट है, 6 महीने में जजमेंट, या तो इधर या तो उधर। ठीक है जी बाबू। और क्या किया बाबू? 3 लेवल पे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, कंज्यूमर एसोसिएशन, कंज्यूमर सोसाइटी, एनजीओ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, कुछ ही कह लो, ये बनाने की परमिशन देती। और आपको बताया भी था बेटा कंज्यूमर एसोसिएशन की ताकत क्या है। बेटा, ये कंज्यूमर के बिहाफ पर केस कर देती हैं बेटा। आपसे एक सिंगल पेनी भी चार्ज नहीं करती, और बेटा अगर जीत जाए तो बेटा आपके घर पर आकर बेटा पैसे भी दे जाते हैं कि आप केस जीत गए हो। इतनी खतरनाक पावर है ये। ठीक है जी, इसकी चर्चा आज एक बार और कर दूंगा। ठीक है जी, मुझे लगता है बाकी सबकी चर्चा हुई है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बेटा? एक टॉपिक स्टार्ट हो रहा होगा कंज्यूमर, फटाफट से निकालना, कहीं कहीं दिख रहा होगा आपको नोट्स में। कंज्यूमर दिखाई दे रहा है? ढूंढ लो बेटा फटाफट से। मिल गया? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बढ़ाए बात को आगे। बाबू, कंज्यूमर कौन है? विशेष भाई, अनी छोड़ दे भाई फोन। बाबू, कंज्यूमर कौन है? अगर मैं सिंपल सेंस में बोलूं तो बेटा, वन हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज आर कंज्यूमर। एक इंसान जो गुड्स और सर्विस कंज्यूम कर रहा है वही कंज्यूमर है। पर क्या बेटा ऐसी डेफिनेशन लिखने पर मुझे नंबर मिलेंगे? बेटा इस चैप्टर में नहीं मिलेंगे, क्योंकि कंज्यूमर को डिफाइन करने वाला खुद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है। ठीक है जी। फिलहाल जो नोट्स में डेफिनेशन लिखी हुई है ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के हिसाब से लिखी गई है। इस डेफिनेशन में ना कुछ ऐड हुआ है, कुछ डिलीट नहीं हुआ। इस वजह से डेफिनेशन तो मैं पूरी पढ़ा रहा हूं, जो ऐड हुआ है बेटा वो भी एनसीईआरटी से पढ़ा देता हूं। ठीक है जी, मेरी तरफ देख रहे हैं बेटा। बाबू, जब आप इस डेफिनेशन को देखोगे ना, इस डेफिनेशन के ना 2 टुकड़े हुए हैं बेटा। बाबू, पहले हिस्से को ना गुड्स के एंगल से लिखा गया, दूसरे हिस्से को सर्विस के एंगल से। अगर आप गुड्स का हिस्सा बहुत अच्छे से पढ़ लोगे ना बेटा, तो सर्विस का पढ़ने में ना सिर्फ 1 मिनट लगेगा, और 1 मिनट में मैं ज्यादा बोल रहा हूँ। ठीक है जी, आराम से सुनना और समझना गुड्स वाला हिस्सा। कहता कंज्यूमर कौन है? एनी पर्सन हु बाय गुड्स फॉर कंसीडरेशन। बेटा कोई भी हो सकता है कंज्यूमर। कहता है एनी पर्सन हु बाय गुड्स फॉर कंसीडरेशन, जिसने गुड्स खरीदा फॉर कंसीडरेशन, यानी कि बदले में भी कुछ दिया। कहता है आगे बढ़ना, क्या लिखा है? which has been paid or promised or partly paid or partly promised or under any scheme of deferred payment। मेरी तरफ देखना बाबू। कहता है कंज्यूमर कौन है? एनी पर्सन हु बाय गुड्स फॉर कंसीडरेशन, कोई इंसान जिसने गुड्स खरीदा कंसीडरेशन के बदले में। कहता है विच हैज बीन पेड और प्रोमिस्ड, और पार्टली पेड और पार्टली प्रोमिस्ड। हो सकता है वो कंसीडरेशन आज सारी पे कर दी हो। मान लो आपने 100 रुपए का गुड्स खरीदा, 100 का 100 पे कर दिया, कंज्यूमर उसी को। कहता है और प्रोमिस्ड, सर आपने 1 रुपया पे नहीं किया, आपने उधार कर लिया, 100 का गुड्स खरीद लिया उधार पर, तो सर इसका क्या मतलब है? उधार खरीद लो तो कंज्यूमर नहीं बनते हम। मैं भी एक कन्फेक्शनरी शॉप पर जाता हूँ, बिस्किट खरीदता हूँ 500 रुपए का, और कहता हूँ लिख लेना मेरे खाते में, मैं कंज्यूमर नहीं हूँ क्या? बताओ आपकी जनरल सेंस क्या कहती है? मैंने कंज्यूम कर लिया, बिस्किट उसके सामने ही खा लिया, कंज्यूमर हो क्या नहीं है?
तो मेरे उधार करने से इस बात पे तो फर्क नहीं पड़ता कि मैं कंज्यूमर नहीं हूं। समझ आ रही है बेटा इस बात को? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? तो कहता है अगर आपने कंसिडरेशन पे कर चुके हो तो भी कंज्यूमर हो, प्रॉमिस कर चुके हो तो भी कंज्यूमर हो, और पार्टली पेड और पार्टली प्रॉमिस्ड। मैंने 100 का सामान खरीदा, मैंने 80 नगद दे दिए, 20 उधार कर लिया, या मैंने 70 दे दिए 30 उधार कर लिया, या मैंने 60 दे दिए 40 उधार कर दिया, या मैंने बेटा 20 दे दिया 80 उधार कर दिया, सर कोई भी कॉम्बो यूज किया हो मैंने, ठीक है ना सर, मैं कंज्यूमर रहूं। ठीक है, कंसीडरेशन चाहे पेड है, चाहे प्रोमिस्ड है, चाहे पार्टली पेड है, चाहे पार्टली प्रोमिस है, और कहता है और अंडर एनी स्कीम ऑफ डेफर्ड पेमेंट, या अगर आप किसी डेफर्ड पेमेंट स्कीम में हो तब भी कंज्यूमर रहोगे। बेटा डेफर्ड पेमेंट स्कीम क्या होती है? बेटा डेफरमेंट कर रखी है पेमेंट की। जैसे कि बेटा हम व्हीकल खरीदते हैं, फाइनेंस करा लेते हैं। बाबू आपने एक व्हीकल खरीदा एक्टिवा, 20,000 रुपीज डाउन पेमेंट कर दी, और बेटा 5,000 रुपए की आप बेटा लेट सपोज मैं बोलता हूं बाबू 20 किस्तें बंधवाए, 20 इंस्टॉलमेंट बंधवाए, बाबू आपको एक्टिवा 1,20,000 रुपए की पड़ी, जबकि कैश परचेस प्राइसेस 1,05,000, क्योंकि आपने बेटा जो पेमेंट आज करनी थी उसको डेफरमेंट कर रखा है 20 महीनों तक, लगभग 1.25 साल तक, तो महंगी तो पड़ेगी, ब्याज तो लगेगी। बेटा ये जो अगर आपने एक्टिवा ऐसे खरीदी तो क्या आप कंज्यूमर नहीं बनोगे? बन जाओगे। उसने क्लियरली मेंशन कर दिया कि अगर आपने गुड्स खरीदा है, चाहे कंसिडरेशन पे कर दिया, चाहे प्रॉमिस, चाहे पार्टली पेड है, चाहे पार्टली प्रॉमिस, चाहे बेटा आपने किसी भी डेफर्ड पेमेंट स्कीम में बाय किया, बेटा आप कंज्यूमर बने रहोगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आई बात? अब मैं आपको एक बात बताऊं, पहली लाइन की इंपॉर्टेंस कितनी है मुझे नहीं पता, अभी आप सोच पा रहे हो कि नहीं, पर मैं केस स्टडी के एंगल से बात करता हूं, मेरी तरफ देखना और समझना। बाबू एक इंसान को ना थोड़ा सा शुगर लेवल उसका अप था, ठीक है, उसको खुद नहीं पता था कि उसका शुगर लेवल अप है, और उसको एक सर्जरी परफॉर्म करानी थी। बेटा वो एक हॉस्पिटल में चले जाता है, और बेटा वो हॉस्पिटल उसके रिलेटिव का है, और उन्होंने क्या करा, उसके बेटा सर्जरी कर दी और सिंगल पैनी भी उससे चार्ज नहीं करी। ठीक है जी, क्योंकि उसका शुगर लेवल अप था और डॉक्टर ने चेक नहीं किया था, डॉक्टर की नेग्लिजेंस की वजह से इतनी दिक्कत आ गई कि सर्जरी के बाद उसकी पूरी टांग को काटना पड़ गया। ठीक है जी, और वो चाहता है उसके खिलाफ केस करना, जो डॉक्टर की नेग्लिजेंस की वजह से उसके साथ ये दिक्कत हो गई है, पूरी जिंदगी भर की डिसेबिलिटी आ गई है। क्या वो बेटा इस कानून में केस कर सकता है? देखो बेटा इस कानून में पहले तो ये समझ लो केस कौन कर सकता है। कंज्यूमर केस कर सकता है, कंज्यूमर। बेटा कंज्यूमर बनने के लिए इस डेफिनेशन में भी तो आना पड़ेगा। क्या वो इस डेफिनेशन में आ पा रहा है? देखो नहीं आ रहा। पहली लाइन ने क्या बोला? एनी पर्सन हु बाय गुड्स फॉर कंसीडरेशन। क्या बेटा आपने कंसीडरेशन दी? 1 रुपया भी नहीं दिया ना, आप कभी कंज्यूमर बने ही नहीं, तो आप कभी केस कर पाओगे? कभी कर ही नहीं पाओगे। समझ में आई बेटा बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अगली लाइन पढ़े बेटा, मैंने अभी तक एक ही लाइन पढ़ी है, एनी पर्सन हु बाय गुड्स फॉर कंसीडरेशन व्हिच हैज बीन पेड और प्रॉमिस और पार्टली पेड और पार्टली प्रॉमिस और अंडर एनी स्कीम ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ठीक है जी, आगे बढ़े। इट इंक्लूड एनी यूजर ऑफ सच गुड्स व्हेन सच यूज इज मेड विद द अप्रूवल ऑफ बायर बट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु बाय गुड्स फॉर रीसेल और एनी अदर कमर्शियल पर्पस। आराम से सुनना और समझना, एनालिसिस बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। कहता है इट इंक्लूड एनी यूजर ऑफ सच गुड्स व्हेन सच यूज इज मेड विद द अप्रूवल ऑफ बायर। बाबू मेरी ना बाहर बाइक खड़ी है, मैं कंज्यूमर हूं, मैंने खरीदी हुई है जी, बिल्कुल मैं कंज्यूमर हूं। आकाश मेरे को कहता है कि भैया मेरे को चाहिए 2 दिन के लिए, मेरे को चाबी दे दो इसकी, मैं चला लूं क्या? मैंने कहा ठीक है भाई ये लेकी, मेरी अप्रूवल से लेकर क्या। अब इस सिचुएशन में बात सोचना, इट इंक्लूड एनी यूजर ऑफ सच गुड्स व्हेन सच यूज इज मेड विद द अप्रूवल ऑफ बायर। कहता कंज्यूमर की डेफिनेशन में वो इंसान भी आ जाएगा जो गुड्स को इस्तेमाल कर रहा है बायर की अप्रूवल से, और आना भी चाहिए। गुड्स कंज्यूम ही तो कर रहा है बेटा ये इंसान, बायर की अप्रूवल से कर रहा है ना। आपको अगर मैं बता दूं ये बात किस एंगल से लिखी है तो आप हैरान हो जाओगे। और भगवान ना करे बेटा, मैं कहता हूं बाहर पड़े पड़े बाइक कोई चुरा कर चल दे बेटा, और लॉ में ये लाइन ही ना लिखी हो, क्या बेटा सच मायने में अगर जनरल सेंस में देखा जाए वो गुड्स यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है, गुड्स कंज्यूम कर रहा है। तो अगर जनरल सेंस देखी है तो वो भी कंज्यूमर बन गया।
और मान लो उसको बाइक में, एक तो चोरी की बाइक और उसको उसमें शॉर्ट कमिंग लग रही है, और वो कह रहे नहीं नहीं मैं तो रॉयल एनफील्ड के खिलाफ केस करूंगा जी, आपकी तो बाइकें खराब है, मुकदमा करूंगा, बेकार, सही नहीं चल रही है बाइक। तो लॉ क्या कहता है, कंज्यूमर कौन बनेगा, वही यूजर बनेगा जिसने बायर की अप्रूवल से गुड्स को इस्तेमाल किया है। चोरी करके आप इस्तेमाल कर रहे हो, बायर की अप्रूवल तो नहीं है ना उसमें बेटा, तो आप कंज्यूमर नहीं हो, यानी कि आप इस कानून में केस कभी नहीं कर पाओगे। ठीक है, समझ में आई बात। इट इंक्लूड एनी यूजर ऑफ सच गुड्स व्हेन सच यूज इज मेड विद द अप्रूवल ऑफ बायर, बट डस नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु बाय गुड्स फॉर रीसेल और एनी अदर कमर्शियल पर्पस। तो वो कौन नहीं आएगा, जिसने गुड्स रीसेल के लिए खरीदा, जिसने किसी कमर्शियल पर्पस के लिए खरीदा। एक बात बोलता हूं, मैन्युफैक्चरर गुड्स बेचता है होलसेलर को, होलसेलर रिटेलर को, और ये बेटा कंज्यूमर को। हमारी जनरल सेंस कहती है कंज्यूमर जो फाइनल गुड्स और सर्विस को कंज्यूम करता है। ठीक है जी, अगर मैं इतनी डेफिनेशन पढ़ दूं ना, अभी लास्ट लाइन छोड़ दूं, आपको दिखाई देगा सभी कंज्यूमर है, क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है, इट इंक्लूड, बाबू डेफिनेशन क्या कहती है, एनी पर्सन हु बाय गुड्स फॉर कंसीडरेशन, इसने गुड्स खरीदा फॉर कंसीडरेशन, which has been paid or promised or partly promised or under any scheme of deferred payment। मान लो कुछ पैसा उधार दिया, कुछ कैश दिया, तो कंज्यूमर तो है। इट इंक्लूड एनी यूजर ऑफ सच गुड्स व्हेन सच यूज इज मेड विद द अप्रूवल ऑफ बायर। इस लाइन में आता ही नहीं, तो कंज्यूमर बन गया। लेकिन लास्ट लाइन ने क्या बोला, बट डस नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु बाय गुड्स फॉर रीसेल और एनी अदर कमर्शियल पर्पस। कौन नहीं आएगा बेटा, जिसने गुड्स रीसेल के लिए खरीदा, इसने रीसेल के लिए तो खरीदा, बाबू इसको बाहर निकाल देना। मैं इससे केस स्टडी बता देता हूं, क्योंकि मैंने 2-3 केस स्टडी बैक टू बैक बता दी है, मेरे को क्लियर करनी है इस डेफिनेशन को अच्छे से। बाबू एक इंसान ने ना किसी पर्टिकुलर मेडिकल स्टोर से ना एक मेडिसिन खरीदी फीवर की, उसको पैरासिटामोल खरीदी, उसने बेटा जैसे ही वो मेडिसिन कंज्यूम करी, उसकी तबीयत ठीक होने के बजाय बहुत बिगड़ गई, क्योंकि वो मेडिसिन में कुछ शॉर्टकमिंग थी। ठीक है जी, वो 10-15 दिन हॉस्पिटलाइज रहा, उसके बाद जब वो वापस आया तो उसने उस पर्टिकुलर मेडिकल स्टोर को कांटेक्ट किया कि मुझे बताओ ये मैन्युफैक्चरर कौन था जिसके आपने मेडिसिन दी थी, मैं इसके खिलाफ मुकदमा करना चाहता हूँ कि खराब मेडिसिन थी। तो मेडिकल स्टोर वाले ने उसको खूब समझाया कि आप क्या करोगे मुकदमा करके, मैं खुद ही कर दूंगा, इसने आपको, मतलब इसने मार्केट में एक शॉर्ट कमिंग वाला प्रोडक्ट उतारा है, मैं खुद कर दूंगा, केस आपको करने की जरूरत नहीं, आप घर जाओ। क्या बेटा वो मेडिकल स्टोर इस कानून के हिसाब से मुकदमा कर सकता है? क्यों? क्योंकि उसने गुड्स खरीदा रीसेल के लिए। जब वो कंज्यूमर ही नहीं है तो इस कानून के खिलाफ के हिसाब से केस करेगा कैसे? समझ में आ रही है सारी बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? बाबू 1 मिनट लगाकर ये डेफिनेशन पढ़ दो और इसका सर्विस वाला पार्ट भी 1 ही मिनट लगना चाहिए। बेटा मेरा ख्याल आपने डेफिनेशन पढ़ दी होगी और आपको क्लियर भी हो गया होगा। सर्विस में बेटा 2 ही वर्ड में चेंज है, हायर और अवेल आ गए बेटा। सर्विस में सर्विस हायर की जाती है या अवेल की जाती है, वहां बेटा परचेज जैसे वर्ड नहीं लगते बेटा, बस यही चेंज हुआ है बेटा। ठीक है ना, और कोई खास चेंजेस नहीं। बाबू अभी हमने जो डेफिनेशन पढ़ी कंज्यूमर की, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के हिसाब से थी। 2019 में 1-2 चेंजेस हो गए हैं और बेटा वो सिचुएशन की डिमांड थी। ठीक है ना, और सिचुएशन की डिमांड क्या बेटा, 1 मिनट मेरी तरफ देखते रहना सब। बाबू सिचुएशन की डिमांड क्यों थी? देखो 1986 का बिजनेस एनवायरनमेंट क्या था आपको भी पता है, और आज के तारीख में बिजनेस एनवायरनमेंट में कितने चेंजेस हो चुके हैं ये भी आपको पता है। तो 2019 में जब बेटा कंज्यूमर की डेफिनेशन में चेंजेस किए गए, तो बेटा वो प्रेजेंट रिक्वायरमेंट को देखते हुए किए गए। बेटा आज की तारीख में ऑनलाइन शॉपिंग का कितना कल्चर है? 1986 में था, इंटरनेट भी लिमिटेड लोगों पे होते थे, 1% पॉपुलेशन के बाद में इंटरनेट नहीं था इंडिया की। समझ सकते हो ना? बाबू टेली शॉपिंग का क्रेज कितना हुआ आज की तारीख में, कई बाबू टीवी चैनल ही ऐसे हो चुके हैं यहाँ पर बेटा सारा दिन प्रोडक्ट दिखाते रहते हैं, जब आपको कहते हैं इस नंबर पे कॉल करो ऑर्डर कर लो। कितना क्रेज हो चुका है इन चीजों का। तो बेटा उसके हिसाब से चेंजेस कर दिए गए इस डेफिनेशन में, बाकी सब कुछ सही है। हम पढ़ना शुरू करेंगे, ये देखना बेटा यहां से पढ़ने हैं, एनसीईआरटी है बिल्कुल लेटेस्ट पढ़ना। ये जनरल डेफिनेशन है कंज्यूमर की। कंज्यूमर कौन है? वन हू कंज्यूम गुड्स और सर्विस इज अ कंज्यूमर, पर ये लिखनी नहीं है। आगे बढ़ो जी। अच्छा बेटा
पहले बताओ यहां तक सब कुछ से, यहां तक पिछली डेफिनेशन और इस डेफिनेशन सब कुछ सेम। 1 मिनट रुक जाओ, यहां से बढ़ना, यहां से हाउएवर से। ठीक है, ये भी सेम। अब बीच की एक लाइन में चेंज है, वो लाइन पढ़ दो बेटा। बाबू इट अप्लाइज से लेकर मार्केटिंग तक। ठीक है, मैंने बता दिया क्यों चेंज हुआ, आपको भी पता है ये चेंज होना लाजमी था। ठीक है, कि आज की तारीख में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे भी ये बात लगती है, टेली शॉपिंग पे भी, मल्टी लेवल मार्केटिंग पे भी ये बात लगती है। जो जो भी बेटा नए मोड है प्रोडक्ट को बेचने के, उन सब पे बात को लगा दिया गया, इस एक्ट का स्कोप बढ़ा दिया गया। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। ठीक है जी, 1986 में ये ट्रांजैक्शन सिर्फ ऑफलाइन तक सीमित थी, आज की तारीख में इसका एक्ट का स्कोप ही बहुत बड़ा कर दिया गया। कोई दिक्कत नहीं तो नहीं, बढ़ाए बात को आगे, पक्का क्लियर है बेटा बात? हाँ पूछो जी। अगर ओनर की अप्रूवल से यूज किया है तो वो कंज्यूमर है, वो केस कर सकता है अगर चाहे तो। बाबू सर्विस का एग्जांपल भी हो सकता है, मैं ओनर हूं, मतलब मैं बोलता हूं मेरी वाइफ है, हाउस वाइफ है, नॉट वर्किंग, बेटा मैंने उनके लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद ली। इट इज अ सर्विस, लाइफ इंश्योरेंस का भी कोई प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है ना, वो चाहे अगर वहां पर शॉर्ट कमिंग लगती है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, तो वो भी केस कर सकती है, क्योंकि वो एक्ट के हिसाब से कंज्यूमर। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बेटा, बढ़ जाए आगे। बेटा एक ना नोट्स में ना शायद सेकंड लास्ट टॉपिक होगा, रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओस। ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक पेपर में आएगा। इधर देखना, मेरी तरफ, मेरी तरफ देखो फटाफट से सामने। बाबू मैंने ना इसकी लास्ट टाइम पर चर्चा की थी, याद होगा आपको बेटा, चाहे आप बोलो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, कंज्यूमर एसोसिएशन, कंज्यूमर सोसाइटीज, एनजीओ या कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, सब एक ही बात है। बाबू क्या करती है ये कंज्यूमर एसोसिएशन, क्या करती है बेटा? मैंने ये आपको एसोसिएशन के बारे में पहले बताया था, बिल्कुल एक जनरल एग्जांपल देकर, सहारनपुर चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन। कि एसोसिएशन में दम होता है, एक आदमी में दम नहीं होता। ठीक है ना, अगर 5,000 करोड़ की कंपनी आपके साथ फ्रॉड करे ना, 10 बार सोचोगे मुकदमा करोगे नहीं करो। लेकिन अगर आपके साथ 1,000 लोग खड़े हो, सर आप 1 मिनट से पहले करोगे मुकदमा। बताया था। आज कंज्यूमर एसोसिएशन के आप मेंबर हो, ठीक है ना, वो पता है क्या कहेगी, आपको मुकदमा करना है, आप साइन कर जाओ और घर बैठ जाओ, पूरा मुकदमा हम डिफेंड कर लेंगे, आपको कुछ नहीं करना, लॉयर भी हमारा, सब कुछ हमारा, और जीत गए पैसे भी आपके घर देके जाएंगे। ये भी बताया था कि नहीं बताया था? ठीक है जी, इसके बारे में और डिटेल चर्चा करूंगा, पहले 6 के 6 पढ़ो फटाफट से, जल्दी से। मेरी तरफ देखना। अब आपको कुछ चीजें समझ में आई होंगी, कुछ चीजें नहीं आई होंगी समझ में, समझते हैं बेटा जो चीजें नहीं समझ में आई। पहले बेटा 2 पॉइंट बड़े सिंपल, मैं उनका डिस्कशन कर देता हूं। दे अरेंज सेमिनार्स, वर्कशॉप एंड कॉन्फ्रेंसेस फॉर द फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम ऑफ कंज्यूमर, एंड दे पब्लिश periodicals एंड जर्नल्स फॉर क्रिएटिंग कंज्यूमर अवेयरनेस। मेरी तरफ देखना। बाबू कहता है ये टाइम टू टाइम पर ना periodicals और जर्नल्स पब्लिश करते रहते हैं। periodicals समझते हो बेटा, जो एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद पब्लिश किए जाते हैं। हो सकता है इट में भी बेटा मंथली, इट में भी क्वार्टरली, इट में भी हाफ ईयरली। बाबू ये क्या करते हैं, periodical पब्लिश करते हैं बेटा, काइंड ऑफ बेटा 3-4 पेज का एक जर्नल है, ठीक है जी, जिसमें लिखा होता है बेटा कि ये आपके राइट है, ये आपकी जिम्मेदारियां हैं, आपके साथ कोई धोखाधड़ी होती है इस नंबर पे हमें इन्फॉर्म करो, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, सब कुछ बताते हैं। क्या करते हैं बेटा, जगह जगह घूम घूम के सेमिनार वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं बेटा। किस वजह से बेटा? आपको बताने के लिए कि ये फ्रॉड बड़ा पॉपुलर है मार्केट में, आपके साथ ना हो जाए। कोई ना कोई कंज्यूमर इनको बताता रहता है कि ये चल रहा है, मेरे पास 10 कॉल आ चुके हैं ऐसे, साइबर फ्रॉड चल रहा है, तो बताते हैं कि आपके साथ ना हो जाए फ्रॉड। तो इनका पीरियोडिकल्स को, जर्नल को पब्लिश करने का मकसद वही है बेटा, इनका सेमिनार वर्कशॉप कॉन्फ्रेंसेस को ऑर्गेनाइज करने का मकसद भी यही है बेटा,
कि कंज्यूमर को उसका राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी पता हो, उसको रिलीफ अवेलेबल पता हो, उसके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो जाए, और कोई पर्टिकुलर फ्रॉड मार्केट में बहुत ज्यादा हो रहा है तो उससे भी अवेयर कर दे। ठीक है जी। अच्छा एक बात बताऊं आपको, कोई भी एसोसिएशन चलती कैसे है? कोई भी एसोसिएशन, मैं 4-5 एसोसिएशन का मेंबर हूं, सबकी एक अलग अलग फीस है और सबके पर्पस अलग होते हैं। मैं सहारनपुर चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन का मेंबर हूं भैया, ऑब्वियसली देयर इज अ फी 1200 पर मंथ पर ईयर लेते हैं सिर्फ एक सीए से। ठीक है जी, जिसमें बेटा दिवाली की एक फैमिली पार्टी जरूर होती है, सारी फैमिलीज मिलती हैं, जो पर्पस है वो तो है ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट भैया एक पार्टी, एक कहीं ना कहीं गर्मियों में एक पार्टी होती है, ठीक है, जिसमें पूल पार्टी होती है, ठीक है ना। और इसके अलावा भी बेटा कहीं ना कभी प्रॉब्लम पूछने के लिए फोन आ ही जाता है कि कोई दिक्कत तो फेस नहीं कर रहे किसी पर्टिकुलर ऑफिसर के सामने, कोई रिश्वत की डिमांड तो नहीं कर रहा, ये सब भी चलता रहता है। हर एसोसिएशन का अलग पर्पस है। अब आपने पढ़ा होगा बेटा, दे प्रोवाइड लीगल असिस्टेंस टू गेट लीगल रेमेडी, ये पढ़ा था आपने अभी पॉइंट। ये पॉइंट ज्यादातर बच्चों को समझ नहीं आया होगा, मैं क्लियर कर देता हूं कैसे ये लीगल असिस्टेंस देते हैं। असिस्टेंस मतलब हेल्प, ये लीगल हेल्प देते हैं आपको। कैसे देते हैं लीगल हेल्प, बताता बाबू। मैं मान लो किसी कंज्यूमर एसोसिएशन के पास 1000 मेंबर है, ठीक है, और एक बंदे से उसने सब्सक्रिप्शन फी रखी हुई है 1200 रुपए, ठीक है, एक बंदे से फीस रखी हुई है 1200 रुपए। पैसे कितने इकट्ठे हुए? 12 लाख। नहीं तो देखो इस 12 लाख का क्या करेंगे बेटा। मान लो साल भर में जो कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज होंगी, ठीक है ना, वो 2 ऑर्गेनाइज होंगी और एक कॉन्फ्रेंस का खर्चा 2 लाख रुपए। ठीक है भाई, 1000 लोगों को इनविटेशन देना, खिलाओगे पिलाओगे भी, उनकी प्रॉब्लम भी जानोगे, 4 लाख रुपए तो कॉन्फ्रेंस में चले गए। मेरी तरफ देखो बेटा, 4 लाख तो कॉन्फ्रेंस में चले गए, अभी भी कितने रह गए? 8 लाख रुपए। इन्होंने 2 एडवोकेट रख लिए बेटा, एक 30,000 रुपए महीना, एक 40,000 रुपए महीना, 70,000 रुपए महीना के 2 एडवोकेट, 12 महीने के 8,40,000, रफली इतना ही पैसा इकट्ठा हुआ था। उनको सैलरी बेस पर रख लिया। कहां रहोगे जी? कंज्यूमर एसोसिएशन का जो भी रजिस्टर्ड एड्रेस होगा वहां रहोगे, सुबह से शाम तक वहीं बैठ रहे। एक भी 1000 में से मेंबर आ गया जिसको किसी भी कंपनी ने धोखा दिया, आओ जी हमारे एडवोकेट साहब से राय ले लो, कैसे मुकदमा करना, साइन करो और घर जाके बैठ जाओ, आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि आप हमारी एसोसिएशन के ही मेंबर हो, आपने हमें सब्सक्रिप्शन दे रखा है, हमारा अपना लॉयर अपने आप केस लड़ेगा, सब कुछ आपको प्रोवाइड करेगा, सारी लीगल हेल्प, पूरा केस लड़ेगा आपके भी, पर आप घर बैठो, जीत गया तो वैसे भी आपके। ऐसे ये लीगल असिस्टेंस देता है आपको। सेम वे मैं व्यापार मंडल का चार्टर्ड अकाउंटेंट था, बिल्कुल ऐसे ही, पर मैं वहां से सैलरी नहीं लेता था कुछ भी। 1-1.5 घंटा रोज बैठता था व्यापार मंडल ऑफिस में। किसी भी व्यापारी को दिक्कत आ रही है, जीएसटी से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड, आते थे, मैं ही बताता था क्या क्या करना है, पूरा गाइड करता था, सारे केसेस देखता था उनके, बिल्कुल ऐसे ही। पर मैं क्या करता था, केस टू केस पैसे चार्ज करता था, मैं सैलरी पर नहीं था। नौकरी कभी नहीं करी, वो तो पता ही है आपको, हमेशा बताता हूं। समझ में आता है बेटा? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? कैसे लीगल असिस्टेंस देते हैं ये, कैसे लीगली हेल्प कर देते हैं कंज्यूमर एसोसिएशंस, ठीक है ना। बाकी 2 पॉइंट बड़े सिंपल होंगे, दे प्रोटेस्ट अगेंस्ट अडल्ट्रेशन और ब्लैक मार्केटिंग और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, ब्ला 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 ब्ला, पढ़ लिया होगा, सिंपल है, ठीक है। और ये भी पढ़ लिया होगा आपने, दे फाइल सूट अगेंस्ट, ये भी सिंपल पॉइंट है बाबू। ये कहीं ना कहीं बेटा आपके बिहाफ पर केस भी कर देते हैं और आपको गाइड भी करते हैं कि केस लड़ना जरूर है, छोड़ना नहीं है। वो कहते हैं प्रोटेस्ट करो, मुकदमा करो, चाहे मिस्टेक 1 रुपए की है सामने वाले ने। और बताओ अगर इसमें से कुछ 6 पॉइंट में से कुछ पूछना है तो आपको क्लियर है सारे पॉइंट? मैं आपको बता देता हूं, अभी एक पॉइंट मैं और एनसीईआरटी से पढ़वाऊंगा, वो तब पढ़वाऊंगा जब हम केस स्टडी पढ़ रहे होंगे परसों। एक पॉइंट छोड़ रहा हूं यहां से मैंने जो 6 पॉइंट लिखे इसमें एनसीईआरटी का एक पॉइंट मिसिंग है अभी भी, ठीक है जी, वो पढ़वाऊंगा बेटा परसों जब केस स्टडी करेंगे, पास्ट ईयर क्वेश्चन करेंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अब बेटा वापसी आ जाओ, एक टॉपिक है बेटा डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट फोरम, नेशनल कमीशन, ठीक है जी। इस चैप्टर की जान मेरी तरफ देखना, मेरी तरफ देखो बाबू। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 इसने बेटा 3 टियर मशीनरी बना कर दी। 3 टियर मशीनरी मतलब 3 लेवल पे कंज्यूमर कोर्ट होगी, हर डिस्ट्रिक्ट में होगी, स्टेट लेवल पर होगी और बेटा नेशनल लेवल पर होगी, ठीक है जी। बाबू इनके नाम सुन लो, सबसे पहले पेपर में बहुत सारे नाम आते हैं बेटा। कोई इंसान कहता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोई कहता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन, कोई कहता है डिस्ट्रिक्ट फोरम, 3 नाम तो यही हो गए। ऐसे ही बेटा
डिस्ट्रिक्ट डिस्प्यूट रिड्रेसल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, डिस्ट्रिक्ट डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम। यानी कि यहीं से बना हुआ सब कुछ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट फोरम, डिस्ट्रिक्ट डिस्प्यूट रिड्रेसल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, डिस्ट्रिक्ट डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम। ऐसे ही स्टेट के 6 नाम है, ऐसे ही नेशनल के। ठीक है जी, नाम में कुछ नहीं रखा, सब कुछ काम में रखा है, वैसे तो क्या ही करना में। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, क्लियर है बेटा बात। चलो जी बाबू बढ़ाते हैं बात को आगे। इन कोर्ट की चर्चा बेटा नोट से बिल्कुल काटते, बिल्कुल काटते। ठीक है जी, चर्चा कहां से पढ़नी है, ये एनसीईआरटी से, क्योंकि काफी कुछ चेंजेस कर चुके हैं। ठीक है जी, तो चर्चा एनसीईआरटी से पढ़नी शुरू करते हैं बेटा। देखते हैं बेटा एनसीईआरटी में क्या क्या चेंजेस हुए। मैंने 1986 के हिसाब से लिखा गया था, 2019 के हिसाब से काफी चेंजेस है। बेटा मैंने आपको कहा है मैं 4 बजे तक माइंड अप कर दूंगा, पक्का कर दूंगा वो। ठीक है जी, बस आपका फोकस बरकरार रहना चाहिए। एक बात और, डिस्ट्रिक्ट कमीशन अच्छे से पढ़ लोगे तो स्टेट और नेशनल में कोई भी चर्चा नहीं है। ठीक है जी, डिस्ट्रिक्ट पढ़ना ढंग से जरा, एक एक लाइन का मतलब निकालेंगे, यहां तक पढ़ेंगे। ले बेटा यहां तक पढ़ेंगे पहले। ठीक है, पढ़ लिया, नहीं तो देख लें। आपको बता देता हूं बेटा, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन में केस का जो बेसिस है वो है अमाउंट, कि कहां तक की अमाउंट पे कहां तक केस कर सकते हैं, कहां तक के अमाउंट में कहां पर जा सकते हैं। ठीक है जी, आपने एक अमाउंट पढ़ी है अभी 1 करोड़, पर मुझे नहीं पता आप कितना अच्छे से पढ़ते हो। अच्छा क्या बताओ, 1 करोड़ रुपए का मुकदमा कहां होगा, डिस्ट्रिक्ट में या स्टेट में? क्या पढ़ा आपने, क्या लिखा हुआ था वर्ड पे? कब तक केस हो सकता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन में? When the value of goods and service does not exceeds 1 करोड़। ये रोंगे में पढ़ना छोड़ दो, लॉ बड़ा परेशान करता है जो रोंगे में पढ़ता है उसको। does not exceeds 1 करोड़, 1 करोड़ से ज्यादा नहीं, यही तो मतलब हुआ ना हिंदी में। अगर 1 करोड़ से ज्यादा नहीं मतलब 1 करोड़ तक का मुकदमा तो हो जाएगा ना भैया। मैं तो सिंपल सी ट्रांसलेशन कर रहा हूं, डज नॉट एक्सीड 1 CR, 1 करोड़ से ज्यादा नहीं, मतलब 1 करोड़ तक का तो हो जाएगा ना। यानी कि 1 करोड़ एग्जैक्ट अगर फिगर आ जाए तो मुकदमा कहां होगा, डिस्ट्रिक्ट कमीशन। और आपको बता देता हूं 12th क्लास में केस स्टडी का बेसिस भी यही होता है, सबसे खराब बेसिस, रटना। उनका केस स्टडी का बेस होता है बच्चे ने फिगर रटी हो बस। ठीक है जी, चलो खैर मुझे फर्क नहीं पड़ता उस बात से। बेटा पढ़ना दोबारा, डज नॉट एक्सीड्स 1 CR, आगे बढ़ना शुरू करो। यहां तक, यहां तक पढ़ा, 1 मिनट वहीं तरफ देखना। सर मतलब वैसे मेरे को लगता है शायद सबको समझ में आ गया, फिर भी बता देता हूं। सर हमारी कोर्ट्स की परेशानी क्या है आपको पता है? एक बार अभी 2014-15 की बात है, जब मोदी जी का नया टेन्योर शुरू हुआ, जब वो इलेक्शन जीते, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक बार पब्लिक स्पीकिंग के टाइम पर रो पड़े थे ऑन माइक कि जजेस ढंग से काम नहीं कर पा रहे। ठीक है ना, जुडिशरी की वर्किंग बहुत खराब हुई पड़ी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब छोटी मोटी हस्ती भी नहीं, कि इतने केसेस पेंडिंग है, हम परेशान है कि कैसे इसको खत्म करवाएं। इंडिया में आपको पता है कितने केसेस पेंडिंग है? मोर देन 50 लैक्स, मोर देन 50 लैक्स। आधों का नंबर तब आता है बेटा जब बंदे को मरे हुए 20-20 साल हो जाते हैं, हियरिंग की डेट तब आती है, तो जजमेंट के नाम पर जजमेंट मिल नहीं पाता। ठीक है ना, इसी वजह से ये प्रोविजन लाया गया कि अगर कोर्ट को लगता है पहली हियरिंग पर ही कि दोनों पार्टियां आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर सकती हैं, मतलब मीडिएशन हो सकता है कि सेटलमेंट हो सकती है, या
पहली हेयरिंग पे नहीं, कभी भी लेटर ऑन किसी भी हेयरिंग पे कोर्ट को लगता है तो दोनों पार्टियां अपनी रिटन कंसेंट दे दें और आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर लें, सबसे अच्छी बात। अगर ये हो सकता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो फिर कोर्ट तो सुन ही लेगी मुकदमे। और क्यों किया जा रहा है मैंने आपको लॉजिक दे दिया। ऑलरेडी 50 लाख केसेस पेंडिंग है बेटा, कोर्ट भी परेशानी है, जजेस भी परेशान है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। आगे बढ़ाएं बेटा बात को। चलो जी पढ़ना शुरू करते हैं, हाउ एवर से पढ़ना शुरू करो। यहां तक पढ़कर रुकना, एनालिसिस तक पढ़कर रुकना बेटा। अब मान लो मीडिएशन हो नहीं पा रहा, ठीक है जी, और जो कंप्लेनेंट है बेटा उसने क्या किया, मान लो वो एक कोल्ड क्रीम लेकर आया कोर्ट में कि मैंने कोल्ड क्रीम लगाई और ये देखो मेरी स्किन कहां से लेकर कहां तक बर्न कर गई। बेटा जज है, भगवान नहीं है कि देखते ही कह देगा जी हाँ ये बिल्कुल कोल्ड क्रीम में शॉर्टकमिंग है। क्या पता लगेगा, उसका तो व्हाइट कलर ही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे नॉर्मल होता है, सब देख के तो कुछ नहीं पता लग सकता। जज है, भगवान तो नहीं है, तो वो ऑर्डर कर सकता है कि इसकी टेस्टिंग कराई जाए किसी अच्छी लेबोरेटरी से, किसी भी अच्छी लेबोरेटरी से इसकी टेस्टिंग कराई जाए, उसका सैंपल ले सकता है या पूरी की पूरी उसको बेटा सील लगवा सकता है। ठीक है ना, यही पढ़ा आपने, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। आगे बढ़ाएं बेटा बात को, आगे बढ़ना। सर्विस में, सर्विस में तो ऐसे तो नहीं कर सकता है ना, सर्विस में भैया कोई टेंजिबल चीज होती है क्या जिसको टच करा जाएगा देखा जाएगा, फिर क्या होगा सर्विस में, वो भी पता लगता है, पढ़ना। आगे करें। यहां तक पढ़ा बेटा। सर्विस के केस में होगा क्या, कंप्लेनेंट जितने प्रूफ देगा वो तो होंगे ही होंगे, अगर सर्विस प्रोवाइडर से भी कोर्ट को कुछ चाहिए तो वो मंगा सकती है। जैसे कि बेटा वैसे मैंने बैच में बहुत बार चर्चा की है, मान लो बेटा हेल्थ केयर सर्विस ही एक किसी इंसान ने ली मैक्स हॉस्पिटल से और उसको लगा कि ये शॉर्टकमिंग थी, उसने क्या किया, कोर्ट में केस फाइल करा, कुछ प्रूफ दिखा दिए, प्रूफ के तौर पर मेन प्रूफ उसके पास क्या हो सकता है, बिल, कि बिल में इन्होंने ये चार्ज किया हुआ है। आपको नहीं पता वैसे, ये शायद किस्सा बड़ा पॉपुलर हुआ था एक टाइम पर, एक पर्सन ने कंज्यूमर कोर्ट में केस भी फाइल किया था। मैक्स हॉस्पिटल ने क्या किया था, एक सर्जरी में बेटा पता कितने पेयर ऑफ ग्लव्स दिखाए थे कि डॉक्टर ने यूज करे, 870 पेयर ऑफ ग्लव्स। और वो इंसान कह रहा था गधे हो गए हो तुम, डॉक्टर ने 5-6 घंटे सर्जरी कर रही होगी, हर मिनट ग्लव्स बदल रहा था क्या। यही करते हैं हॉस्पिटल्स भैया। उसने सर्विस के केस में कोई टेंजिबल चीज तो नहीं दिखा सकता जिसको कोर्ट लेबोरेटरी में टेस्ट करने भेज दे। वो क्या कर सकता है, जो उसके पास डॉक्यूमेंट है वही दिखा सकता है एज अ सपोर्ट डॉक्यूमेंट। और अगर कोर्ट को लगे उसको सर्विस प्रोवाइडर से कुछ चाहिए तो सर्विस प्रोवाइडर को सम्मन भेज के जो भी इंफॉर्मेशन मांगनी है मांग लो उससे। यही तो लिखा गया उसमें, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। आगे बढ़ाए बेटा बात को। बाबू लास्ट पैराग्राफ पढ़ना। बाबू अगर कोई भी पार्टी सेटिस्फाई ना हो पाए डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट से तो कहां जा सकती है, स्टेट कमीशन पर जा सकती है विद इन 45 डेज ऑफ ऑर्डर। ठीक है ना जी, 45 दिन के अंदर अंदर। बेटा एक बात सुन लो, वैसे बता देता हूं, अगर आप 1986 का लॉ पढ़ते तो ये नॉट सेटिस्फाइड लिखा है ना, जो इफ एनी ऑफ द पार्टी आर नॉट सेटिस्फाइड, इसको हम वहां बोलते थे एग्रीव्ड पार्टी। और मैं वहां पे एग्रीव्ड पार्टी का मतलब डिटेल में क्लियर करता था आपको। सुन लो बेटा, एग्रीव्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, ठीक है ना बेटा। बाबू हमेशा इंसान ना बोलता है, जैसे लिखा हुआ है ना नॉट सेटिस्फाइड, मैं आपसे पूछ लो ना, आपकी जनरल सेंस पता क्या बोलेगी कि जो केस हार गया वही सेटिस्फाइड नहीं होगा, केस जीतने वाला भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकता बेटा, ये मुकालते में मत रहना। मान लो एक कंज्यूमर है, उसने डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट में केस फाइल किया और डिमांड करी कि कोर्ट मुझे कंपनसेशन दिलवाओ 80 लाख रुपए, मेरा इतना नुकसान हुआ है। कोर्ट ने क्या करा, कंज्यूमर के फेवर में जजमेंट दिया, मैन्युफैक्चरर के खिलाफ ही दिया, लेकिन उसको 80 की जगह 50 दिलवाए, जीतता है ना वो केस। तब भी हो सकता है ना कि वो सेटिस्फाइड ना हो।
और वो कहे नहीं मैं तो स्टेट कमीशन में जाना चाहूंगा, मुझे 80 लाख चाहिए, तो आप कभी ये नहीं कह सकते कि केस हारा हुआ इंसान सेटिस्फाइड नहीं होता, केस जीता हुआ भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकता बेटा। ये बात समझ में आई जो मैंने बोली अभी आपको? केस जीतने के बाद भी इंसान सेटिस्फाइड नहीं हो सकता, जबरदस्ती नहीं है बेटा। उसे अगर कंपनसेशन 80 लाख चाहिए, आपने 50 दी, तो बेटा ही इज एग्रीव्ड वन। क्लियर है बेटा बात? आगे बढ़ाएं बेटा बात को। स्टेट कमीशन पढ़ना चाहिए। कौन एस्टेब्लिश करेगा स्टेट कमीशन को? स्टेट गवर्नमेंट। कहां पर होगी? स्टेट की कैपिटल में, यानी कि अगर यूपी की बात करो तो लखनऊ में मिलेगी आपको कंज्यूमर कोर्ट। ठीक है जी। बनाई किसने होगी? स्टेट गवर्नमेंट ने, मतलब यूपी गवर्नमेंट ने बेटा। जो भी उन्होंने जजेस समझे होंगे कि ये कैलिबर रखते हैं इतना, वो ये रिक्रूट कर दिए होंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ो जी। सिंपल। कौन सा मुकदमा यहां हो सकता है? सर देखो, प्रैक्टिकली दो तरीके के मुकदमे यहां पर हो सकते हैं। कौन कौन से? एक वो इंसान जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन की जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं हुआ, 45 दिन के अंदर अंदर यहाँ केस कर सकता है। दूसरा वो इंसान जिसका पहले से ही बेटा वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अलोंग विद द कंपनसेशन क्लेम एक्सीड्स ₹1 CR बट डज नॉट एक्सीड्स ₹10 CR। 1 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़ से कम का मुकदमा है, वो तो स्टेट कमीशन में ही होगा। ठीक है जी। अगर अच्छा आप स्टेट कमीशन के जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं हुए तो 30 दिन के अंदर अंदर नेशनल कमीशन। दिन याद रखना, डिस्ट्रिक्ट कमीशन से स्टेट कमीशन में जाने के लिए 45 दिन है, ठीक है ना, और स्टेट से नेशनल में जाने के लिए 30 दिन। आओ जी, नेशनल कमीशन। मेरा मुद्दा सिर्फ इसके बाद 15 मिनट का है, पैकअप कर रहे हैं, सिर्फ 15 मिनट। यहां तक पढ़ा पहले आपने? नेशनल कमीशन का बेटा ज्यूरिसडिक्शन क्या है? ज्यूरिसडिक्शन मतलब कहां तक के मुकदमे सुन सकता है बेटा, टेरिटोरियल एरिया जो कवर कर सकता है वो। सर हॉल ऑफ इंडिया। आपको बता देता हूं बेटा, जब तक आर्टिकल 370 नहीं एबोलिश हुआ था तब तक बेटा JNK नहीं था। जब वो एबोलिश हो गया तो बेटा JNK भी नेशनल कमीशन ही सुनेगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते चलो। ठीक है, सिंपल है बात। कौन से मुकदमे सुनेगी नेशनल कमीशन? 2, 10 करोड़ से ज्यादा वाले, और जो स्टेट कमीशन से भी सेटिस्फाई नहीं होगा वो भी यहाँ आएगा। ठीक है जी। और बाबू अगर आप नेशनल कमीशन से सेटिस्फाई नहीं हुए तो 30 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक जा सकते हो। खत्म कहानी, इतनी सिंपल बात है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? ये चैप्टर की जान है। एक कंज्यूमर की डेफिनेशन और एक बेटा 3 tier मशीनरी, इसको मत छोड़ जाना, गलती से भी बहुत पछताओगे वरना। ठीक है जी। बाबू एक नोट्स में टॉपिक है वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, फटाफट से निकालना। वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन मिला बेटा? कौन कौन, बस बस बेटा प्लीज शो, कौन कौन कैसे कैसे कंज्यूमर को प्रोटेक्शन दे रहा है। बाबू जब आप चैप्टर अब लगभग लगभग पढ़ चुके हो तो आपको ना आइडिया हो ही गया कि कौन कौन कंज्यूमर को कैसे कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है ना? ये टॉपिक में ना ऐसा हो सकता है बेटा 2 से 2.5 मिनट में ही उड़ा दो। ठीक है जी, आप मेरी तरफ देखना बस। ठीक है ना, बहुत जल्दी निपटाते हैं इसको। बेटा 5th नंबर पे नोट्स में हेडिंग लिखी है गई है गवर्नमेंट। मुझे एक बात बताओ, किसी को डाउट है कि गवर्नमेंट प्रोटेक्शन देती है कंज्यूमर को? टॉपिक का नाम क्या है? वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कि कौन कौन कैसे कैसे प्रोटेक्शन दे रहा है। सर गवर्नमेंट दे रही है कि प्रोटेक्शन नहीं? एक बात बताओ, आपको बता देता हूं, इंडिया में 200 से भी ज्यादा कानून है जो कंज्यूमर को प्रोटेक्शन देते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कानून है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। किसने बनाया? तो सर कोई डाउट है कि ये प्रोटेक्शन दे रही है? 3 tier मशीनरी किसने एस्टैब्लिश करने को कहा? इस लॉ में लिखने वाली गवर्नमेंट है। कंज्यूमर एसोसिएशन बनाने को किसने दी? इसने ही दी बेटा, इसी कानून ने गवर्नमेंट ने बनाया। तो बेटा गवर्नमेंट तो नो डाउट प्रोटेक्शन दे रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। समझ आई बात? बेटा इससे पहली हेडिंग लिखी गई है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। बाबू कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेक्शन दे रही है, इसमें कोई डाउट है? सर आपके बिहाफ पर केस तक कर देना, आपसे सिंगल पेनी भी एक्स्ट्रा चार्ज ना करना,
ठीक है ना, और पूरा मुकदमा डिफेंड करना, चाहे वो 6 महीने चले चाहे वो साल भर चले, और उसके बाद भी बेटा जीतने के बाद भी पैसे आपके घर दे देना। सर है किसी कानून में ऐसी कोई एसोसिएशन, मुझे भी बता दो। तो सर इससे ज्यादा प्रोटेक्शन कौन दे रहा है आपको? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पक्की बात? ठीक है बेटा, तीसरे नंबर पे लिखा गया कंज्यूमर अवेयरनेस, सबसे काम की बात। मैं कहता हूं बेटा, अगर कंज्यूमर खुद में ही इतना अवेयर है कि वो अपने सभी राइट्स जानता है, सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जानता है, सभी रिलीफ अवेलेबल जानता है, सभी जिम्मेदारियां रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करता है, मैं कहता हूं किसी में ताकत ही नहीं है बेटा उसको धोखा दे दे कोई। वो अपने आप को खुद प्रोटेक्शन दे देगा बेटा, किसी को उसके प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। अगर आप जानते हो ना मेरे राइट्स है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की हो, मुझे नहीं लगता बेटा आपको कोई धोखा देते, आप ही चला के आ जाओगे उस आदमी को। ठीक है ना, अगर आप लॉ के दायरे में हो, आप मान जाओगे किसी से, सुनोगे भी नहीं किसी की, आप उसे 10 सुना के आओगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आ रही बात? पक्का से आगे बढ़ाए बेटा बात को। बाबू पहली हेडिंग और दूसरी हेडिंग पे मेरी चर्चा है। पहली हेडिंग है सेल्फ रेगुलेटरी बिजनेस, मेरी तरफ देखना बाबू। जो बिग बिजनेस हाउसेस हैं, जो अच्छे बिजनेस हाउसेस हैं, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, वो बेटा वो भी कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। वो भी नहीं चाहते कि कंज्यूमर के साथ धोखा हो। बाबू अगर उनको लगता है कि वो अननोइंगली धोखा कर रहे हैं, तो आपको कस्टमर केयर नंबर, टोल फ्री नंबर दे रखे ना। इसके अलावा कई बिग बिजनेस हाउसेस को आप देखते हो तो वो बेटा आपको पहचान भी बताते हैं ओरिजिनल प्रोडक्ट की। टीवी पे ऐड करेंगे, सिर्फ ये बताएंगे कि हमारा ओरिजिनल प्रोडक्ट की पहचान क्या। कई बार कहते हैं ना कि हमारे नाम से लोगों ने नकली चीज कॉपी करने लग, लोग नकली चीज बनाने लग गए हैं। आप क्या करो, ये वाली छाप देखकर, ये वाला मार्क देखकर ही प्रोडक्ट खरीदो, ये ओरिजिनल प्रोडक्ट की पहचान है। तो बेटा जो बिग बिजनेस हाउसेज हैं वो भी कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने में लगे हुए, वो भी नहीं चाहते कंज्यूमर को धोखा दे। ये ना पुराने टाइम में सोच थी बेटा लोगों की कि कंज्यूमर से पैसा निकलवाने का एक ही तरीका, उसको धोखा देके निकलवाओ। ये पुराने टाइम में लोग सोचते थे। आज की तारीख में लोग सोचते हैं बेटा पैसा कमाना और कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री चीजें हैं, ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। पुराने लोग सोचते थे ये कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हैं, या तो पैसा कमाया जा सकता है या कंज्यूमर सेटिस्फाई हो सकता है। समझ में आती है बेटा बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? किसी बिजनेस हाउस का नाम देख लो आज की तारीख में, जिसका भी आप बड़े बिजनेस हाउस का, सबका टोल फ्री नंबर आपको मिल जाएगा। प्रोटेक्शन ही तो दे रहे हैं आपको, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। एक सेकंड हेडिंग आती है बिजनेस एसोसिएशन, मुझे लग रहा है कोई अब बहुत जल्दी आने वाला है, और 5 मिनट बाद आ जाए तो चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। बाबू बिजनेस एसोसिएशन मेरी तरफ देखना बेटा, क्या बिजनेस एसोसिएशन भी प्रोटेक्शन दे रही है कंज्यूमर को? सर कंज्यूमर एसोसिएशन तो दे रही है, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन एक बात, बेटा बिजनेस एसोसिएशन भी दे रही है, इनडायरेक्टली दे रही है। बेटा दो बिजनेस एसोसिएशन के नाम आपने शायद कभी 11th क्लास में सुने हो, मैं हमेशा बोलता हूं इनके बारे में, फिकी और सीआईआई, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और बेटा कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ये बेटा बिल्कुल वैसे ही है जैसे सहारनपुर व्यापार मंडल। बाबू सहारनपुर व्यापार मंडल सिर्फ सहारनपुर लेवल पे काम करता है, ठीक है ना। या किसी ऑर्गेनाइजेशन देखो मोरगंज का व्यापार मंडल, ये सहारनपुर से भी बहुत छोटा हो गया, ये सिर्फ एक मोरगंज में व्यापारियों के लिए काम करता है। सहारनपुर वाला सहारनपुर के सभी इलाकों के व्यापारियों के लिए काम करता है। ऐसे ही बेटा फिक्की और सीआईआई ये पूरे इंडिया लेवल पे काम करते हैं, ठीक है ना जी। बाबू इन देखो किसी भी एसोसिएशन का मेंबर बनना उसकी कुछ शर्त है, ऑब्वियसली पहली शर्त कुछ ना कुछ पैसा होता है। क्योंकि कोई भी एसोसिएशन है चलाने के लिए बेटा बिना पैसों के नहीं चल सकती, पैसा तो चाहिए। इसमें एक बड़ी काम की शर्त लिखी गई है, इसमें शर्त लिखी गई है कि अगर किसी भी बिजनेसमैन ने, किसी मैन्युफैक्चरर है, कोई ट्रेडर है, कोई सर्विस प्रोवाइडर है, अगर उसने कंज्यूमर के साथ कभी भी धोखाधड़ी की है और वो कंज्यूमर कोर्ट में प्रूव हुई है, तो ये कभी भी उसको अपना मेंबर नहीं बनाते। या अगर इन्होंने आज मेंबर बना लिया और कल को ये गिल्टी प्रूव हो गए किसी भी कंज्यूमर कोर्ट में, तो ये उसकी मेंबरशिप टर्मिनेट कर देते हैं। मतलब इनडायरेक्टली कंज्यूमर को कितना प्रोटेक्शन दे रही है, बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, तब भी कंज्यूमर को बचा रही है। देखो ये उनको मेंबर ही नहीं बनाते जो कंज्यूमर कोर्ट में गिल्टी प्रूव हो जाते हैं, मतलब हमने कंज्यूमर के साथ धोखा किया, हम बनाते ही नहीं मेंबर। तो इनडायरेक्टली बेटा ये बिजनेस एसोसिएशन कंज्यूमर को बचाने का काम कर रही है, प्रोटेक्शन दे रही है।
क्लियर है बेटा बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? चैप्टर के पहले पेज पर आ जाओ, लास्ट टॉपिक पर हम आ चुके हैं और खत्म कर रहे हैं बेटा। मैंने एक बात बोली थी बाबू, घर चले जाते, सो जाते, गिल्ट के अलावा कुछ नहीं होता। आ गए हो, 7-8 मिनट में खत्म कर दूंगा, और समझ लो लगभग 1 ही घंटा पढ़े, तो बेटा वो सेटिस्फेक्शन भी अलग है। घर पे जाके कुछ ना होता, ये मैं भी जानता हूं, ये आप भी जानते हो। आप अभी तक रेस्ट ही कर रहे होते। ठीक है जी, चैप्टर खत्म कर दिया मैंने। कंज्यूमर प्रोटेक्शन और कंज्यूमर प्रोटेक्शन, मेरी तरफ देखना बाबू। अच्छा, मैं एक टर्म बोलता हूं कंज्यूमर प्रोटेक्शन, मुझे बताना है इस टर्म का स्कोप कितना है। पहले मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। अगर मैं बोलूं कंज्यूमर प्रोटेक्शन, तो लोग पता है क्या समझते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन मतलब प्रोटेक्टिंग द कंज्यूमर फ्रॉम द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, फ्रॉम द मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, फ्रॉम द ब्लैक मार्केटिंग, ब्ला 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 ब्ला। उनको लगता है सिर्फ कंज्यूमर को बचा लो इन चीजों से, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से, ब्लैक मार्केटिंग से, अडल्ट्रेशन से। हाँ, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन होता है, नो डाउट ये होता है। प्लस एक चीज और ऐड कर लो, अगर आप कंज्यूमर को एजुकेट कर रहे हो अबाउट द राइट्स अवेलेबल टू देम, अबाउट द रिलीफ अवेलेबल टू देम, अबाउट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो ये भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन है। उनका उनका राइट बताना, उनको उनकी जिम्मेदारियां बताना, बाबू ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन है। बाबू इसकी जरूरत क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की? कहता है इंपॉर्टेंस है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की दो पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है जी, दोनों जान लेते हैं, पेपर में आ सकता है, फेयर चांसेस है इसके आने के। तो बेटा पहले पढ़ रहे हैं हम इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, और फिर पढ़ेंगे बेटा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। थर्ड हेडिंग पढ़ना, वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर। बेटा जब 1986 में पुराना लॉ आया, ठीक है ना, उससे पहले बेटा जिसको जैसा मौका मिला उसने कंज्यूमर के साथ वैसा फ्रॉड किया। कहता है वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर, कोई नहीं बख्श रहा था कंज्यूमर को। बाबू गारंटियां दे देनी उल्टी सीधी, गलत गलत एड में दिखा देना कि हमारा प्रोडक्ट 100% सर्टिफाइड है, 100% जर्म्स क्लीन, ये कर देंगे वो कर देंगे, खाने के सामान बेचना, अडल्ट्रेटेड, सब कुछ, सारी प्रैक्टिस चलती थी। आज तक अडल्ट्रेशन खत्म होगी क्या खाने में? मुझे बता दो। दिवाली के आसपास इतने छापे पड़ते हैं, नकली मावा मिला इस मिठाई की दुकान पे, ये हो गया वो हो गया। सर रुक गया? कुछ रुकता है? कुछ रुकता ही नहीं। तो सर जिसका जैसा मन कर रहा था कंज्यूमर को वैसे एक्सप्लॉइट कर रहा था, इस वजह से बेटा इस कानून की जरूरत पड़ी आपको। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? सेकंड हेडिंग पढ़ना, अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर। बेटा बिफोर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कंज्यूमर ऑर्गेनाइज्ड ही नहीं था, उसे पता ही नहीं था कि इकट्ठा कैसे रहते हैं। किसी के साथ कोई फ्रॉड हो जाता था, दूसरा बंदा उसके साथ नहीं खड़ा होता था और वो डरता था, कभी कंप्लेन ही नहीं करता था आदमी। बाबू इस लॉ ने क्या किया, कंज्यूमर को ऑर्गेनाइज कर दिया, इकट्ठा कर दिया। कैसे? कंज्यूमर एसोसिएशन बनाने की पावर दे दी, ऑटोमेटिकली इकट्ठे हो गए। 1000 लोग, 10,000 लोग इकट्ठे हैं आज की तारीख में। कई कंज्यूमर एसोसिएशन इंडिया लेवल पे काम कर रही है जहां बेटा 10-10 हजार कंज्यूमर मेंबर हैं, तो हो गए इकट्ठे। पहले अनऑर्गेनाइज थे आप, आज की तारीख में पता तो है 10,000 लोग साथ में खड़े हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? दो बातें क्लियर? पहली पढ़ना, कंज्यूमर इग्नोरेंस, ये आज तक दिक्कत है बेटा। यूजुअली कंज्यूमर आर इग्नोरेंट अबाउट देयर राइट्स, अबाउट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड द रिलीफ अवेलेबल टू देम। तो बेटा उनको एजुकेट करने की जरूरत थी, तभी ये कानून आया। एक बात बताओ, हम तो कॉमर्स साइड में हम तो पढ़ रहे हैं, साइंस साइड के कितने बच्चे जानते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी? मुझे लगता है एक भी बता देगा, एक भी आदमी एक भी नहीं बता सकता रिस्पॉन्सिबिलिटी 10 में से। राइट तो चलो 9-10 में पढ़े होंगे तो बता भी देंगे, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बता सकते, और फ्रॉड हो जाए क्या करना है ये भी नहीं पता होगा। तो इसलिए जरूरत थी भैया कंज्यूमर प्रोटेक्शन की। क्लियर है? तीनों बातें समझ में आई? अब बेटा फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, अगले 2-3 मिनट का मुद्दा और पैकअप। बेटा पहली हेडिंग पढ़ना, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस। इधर देखना मित्र बाबू, अभी आपको भी लग रहा होगा, अभी आपके दिमाग में भी आने लग गया होगा, यार कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जरूरत बिजनेस को, बिजनेस को क्यों, कंज्यूमर को यूं नहीं चाहिए, वो तो पढ़ लिया हमने, बिजनेस को भी जरूरत है। बेटा हाँ, मैं फिर वही बात बोल रहा हूं, पुरानी सोच थी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन से आप पैसे नहीं कमा सकते, सिर्फ कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन से कमा सकते हो। पुरानी सोच थी कि प्रॉफिट मेकिंग और कंज्यूमर प्रोटेक्शन ये दोनों कॉन्ट्राडिक्शन, और आज की सोच क्या है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री।
देखो बेटा, अगर आपको लगता है कि आज आपने एक दुकान खोल लिया है, आपकी एज अभी 25-30 साल के बीच में, और जब तक आपने जिंदा रहना है 50-55-60-70 तक इसी दुकान पे बैठ के धंधा करना है, तो सर देखो, अगर आपको लगता है ना मुझे लॉन्ग रन में कमाना है, मुझे 40 साल 35 साल 30 साल इस दुकान पे धंधा करना है, सर आप एक ही तरीके से कमा सकते हो, थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। आज आप एक कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट कर दो बेटा, क्या होगा? दोबारा कभी दुकान पे नहीं चढ़ेगा और इतना नेगेटिव रिस्पॉन्स देगा कि आप खुद ही परेशान हो जाओगे बेटा। इट इज ओनली द सेटिस्फाइड कस्टमर हु नॉट ओनली लीड टू द रिपीट सेल्स बट ऑल्सो गिव पॉजिटिव फीडबैक टू अदर। सीधी सी बात, आप अच्छा सामान दो, रीजनेबल प्राइस पर बेचो। सर एक आदमी 10 को बताता है अरे इसकी दुकान पे तो बहुत अच्छा सामान मिलता है, यहीं से लिया कर। सर खुद तो सालों साल आपकी दुकान पे आएगा और क्या करेगा बेटा, सबको पॉजिटिव फीडबैक देगा कि ये बहुत अच्छा सामान। मैं कन्फेक्शनरी खरीदता हूँ एक दुकान से, मुझे मतलब 20 साल हो गए होंगे, एक ही दुकान से खरीदता हूं। सर शायद आपके साथ भी होगा कि कई दुकानदारों से आप जुड़े होंगे 20-25 साल से, आपके पेरेंट्स, सोच कर देख लो। आपको तो होगा हाँ यार इस दुकान पे जाते, मेरे फादर 20-25 साल से यहीं आते। तो सर लॉन्ग रन में कमाना है तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन से ही कमा सकते हो। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आती है बात? सेकंड हेडिंग पढ़ना, बिजनेस यूजेस सोसाइटी रिसोर्सेस। एक बात बताओ बेटा, कोई भी बिजनेस है एग्जिस्ट सोसाइटी में करता है। रॉ मटेरियल कौन देता है बिजनेस को? सोसाइटी। बेटा लेबर कहां से आती है? सोसाइटी। फाइनेंस अगर चाहिए, लोन चाहिए, कहां से आता है? सोसाइटी। मशीनरी सोसाइटी। इन सबका यूज करके फिनिश गुड्स बनाते हो, बेचते किसको? सोसाइटी। सर जब इनपुट के लिए सोसाइटी पे टिके हुए हो, आउटपुट के लिए सोसाइटी पे टिके हुए हो, तो बेटा आपको नहीं लगता जो सोसाइटी का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कंज्यूमर, उसको प्रोटेक्शन देना चाहिए आपको? जब सब चीजों के लिए सोसाइटी पे टिके हो तो सोसाइटी का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट ही कंज्यूमर है, उसको तो बचा लो भैया, सोसाइटी ही तो दे रही है तुम्हें सब कुछ। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ाएं बेटा बात। थर्ड हेडिंग पढ़ना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेटा 11th क्लास में पढ़ी है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? आपने एक टॉपिक पढ़ते थे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप। एक इंटरेस्ट ग्रुप आता था बेटा उसमें कंज्यूमर, कंज्यूमर के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो मैं आपको एक बात बोलता हूं बेटा, सबसे पहले तो एक कानून बन चुका है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, 1986 का कानून है, नाम चेंज हो गया 2019 हो गया। वो पहली बात तो हमारी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना, कानून ने कहा लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं कहता हूं चलो आपको लगता है नहीं है मेरी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सर मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सब सोसाइटी का पार्ट है, तो सोसाइटी का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, उसको बचाओ। ठीक है, आपको लगता है सोशल भी नहीं है, अगली बात है मॉरल। सर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर भी आपकी है। मैं कहता हूं आपको बहुत ठीक लगेगा कि आपने एक डुप्लीकेट प्रोडक्ट, एक अडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट मार्केट में सप्लाई करा, सामने वाले ने क्या किया, कंज्यूम किया और उसकी डेथ हो गई। सर कहां चले जाते हैं वो मोरालिटी, कहां चले जाते हैं वो संस्कार? कि आपने कोई डुप्लीकेट चीज बनाई, उसने अपने फेस पे यूज करा और वो फेस बर्न हो गया, उसका पूरी जिंदगी उसने ऐसे ही काटी, वो मोरालिटी कहां गई? हमने डुप्लीकेट कॉस्मेटिक बनाई बेटा, एक लिपस्टिक बनाई, मेरे बहुत दूर के रिलेशन में एक लेडी है, डुप्लीकेट लिपस्टिक लगा ली थी उन्होंने लैक्मे की, उनके लिप्स ना यहां तक लटके हुए, कोई देखना भी पसंद नहीं करता, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बेटा एक ऐसे इंसान के चक्कर में और बहुत भद्दे तरीके से काटी है कि आप सोच भी नहीं सकते। मुझे लगता है कि लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, सोशल नहीं थी, तो मॉरल तो थी। मतलब संस्कार भी मर गए थे क्या पैसों के चक्कर में? तो लोगों की कहलाती है। तुम्हारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिर भी है बेटा, चाहे कानून ना भी होता तब भी मोरालिटी के हिसाब से सोच लो। एंड लास्ट वन इज गवर्नमेंट इंटरवेंशन। देखो बड़ी सीधी सी बात है बेटा, कोई भी बिजनेस कभी नहीं चाहता कि गवर्नमेंट मेरी वर्किंग में इंटरवेंशन करे। कोई बिजनेस चाहता है कि गवर्नमेंट आए और इंटरवेंशन करे और मुझे मजबूर करे किसी चीज को? कोई नहीं चाहता ना कि गवर्नमेंट दूर दूर तक मेरे बिजनेस से कोसों दूर रहे, हम यही चाहते हैं। बेटा देखो अगर आप ये चाहते हो तो बड़ी सीधी सी बात है, खुद से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर लो, खुद से बेटा कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, खुद से बेटा कंज्यूमर प्रोटेक्शन दे दो। और अगर आप नहीं दोगे तो गवर्नमेंट को बहुत अच्छे से पता है कि कंज्यूमर को प्रोटेक्शन कैसे दिया जाता है, और अगर गवर्नमेंट ने गलती से भी इंटरवेंशन की ना तो बहुत सारे नुकसान देके जाएगी। मैं हमेशा इस चीज को समझाने के लिए कहता हूं कि मेडिकल स्टोर की आड़ में ना लोग ड्रग्स बेचते हैं, पंजाब में धंधा बड़ा पॉपुलर है, मूवीज में भी दिखाया गया। क्या होता है बेटा अगर गवर्नमेंट इंटरवेंशन कर जाए ऐसे में, तो
बेटा अगर गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन कर दिया, सबसे पहली बात लाइसेंस गया उसका मेडिकल स्टोर का, दूसरा फाइनेंशियल लॉस, तीसरा इम्प्रिजनमेंट, जेल भी जाओगे, चौथा जो कभी कैलकुलेट नहीं कर पाओगे रेप्यूटेशन लॉस। सर गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से 4 नुकसान साइमल्टेनियसली हो जाते हैं, बिल्कुल इकट्ठे। तो या तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन स्पॉन्टेनियसली दे दो अपनी मर्जी से खुद से, नहीं तो गवर्नमेंट को बहुत अच्छे से पता है कि कंज्यूमर को प्रोटेक्शन कैसे दिलवाते हैं। तो बेटा अगर एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना, चाहे देख लो लीगली, चाहे देख लो सोशली, चाहे देख लो इथिकली, मतलब मॉरली। इसके अलावा गवर्नमेंट इंटरवेंशन से भी बच जाओगे, इससे बहुत बढ़िया बात बेटा लॉन्ग रन में पैसे भी कमा लोगे। ठीक है जी, चैप्टर खत्म हो गया बेटा, परसों आएंगे, टाइम अभी क्लियर कर देता हूं बेटा, तो वो हम पास्ट ईयर क्वेश्चन और केस स्टडीज करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन की। रखते हैं आज के लिए इतना ही है, बाय बाय।